भारत ने साफ शब्दों में कहा है कि ईरान को अपने गिरेबां में देखना चाहिए, मतलब उसे अपने मुल्क के लोगों की चिंता करनी चाहिए। सत्ता के न्यूज मित्रों के अब हम ईरान से संबंधित कुछ ऐसे आंकड़े दिखाने वाले हैं, कुछ ऐसी जानकारियां सामने रखने वाले हैं जिससे आपको यह यकीन हो जाएगा कि ईरान को आखिर क्यों अपने गिरेबां में देखने को कहा जा रहा है। आज की तारीख में ईरान को क्यों अपनी चिंता ज्यादा करनी चाहिए। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की तरफ से आई एक रिपोर्ट में बताया गया था कि बीते 8 महीनों के भीतर ईरान के अंदर 400 से अधिक लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई। सिर्फ अगस्त महीने में 81 लोगों को फांसी दी गई है। ईरान में मृत्यु दंड की सजा में अचानक वृद्धि पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद चिंता जता चुका है। सोचिए, मानवाधिकारों के उल्लंघन को लेकर ईरान की दुनिया भर में आलोचना हो रही है। ईरान सुन्नी मुस्लिम और जातीय अल्पसंख्यकों के दमन के लिए कुख्यात हो चुका है। मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल की 2023 की रिपोर्ट में कहा गया है कि सुन्नी मुस्लिम, बहाई, ईसाई सहित तमाम धार्मिक अल्पसंख्यकों का दमन हो रहा है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सैकड़ों लोगों को अपने धर्म को मानने या उसका पालन करने के लिए मनमाने ढंग से हिरासत में लिया गया। उनके खिलाफ अन्यायपूर्ण तरीके से मुकदमे चलाए गए, उन्हें यातनाएं दी गईं। और तो और ईरान में अल्पसंख्यक सुन्नी मुसलमानों को देश के प्रमुख शहर तेहरान में मस्जिद बनाने का अधिकार भी नहीं दिया गया है। अल्पसंख्यक सुन्नी मुसलमानों को सरकारी और धार्मिक संस्थाओं में भारी भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ईरान में जो लोग नास्तिक बन जाते हैं, मजहब को छोड़ देते हैं, उन्हें मौत तक की सजा दिए जाने का खतरा है। ध्यान से सुनिए ये फैक्ट्स। ईरान के भीतर इस तरह के कानून बनाए गए हैं जिससे महिलाओं के स्वतंत्रता का अधिकार छिन गया है। इन कानूनों की वजह से ईरान में महिलाओं की शिक्षा, रोजगार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की स्थिति बेहद खराब है। ईरान की महिलाएं सख्त हिजाब कानून और मोरालिटी कानून से त्रस्त हैं। ईरान में हिजाब कानून का उल्लंघन करने पर महिलाओं को जेल, जुर्माना और शारीरिक दंड दिया गया। सोचिए, जिस देश में इतना कुछ हो रहा है, जहां महिलाएं स्वतंत्र रूप से अपने विचार नहीं रख सकती, जहां महिलाओं के लिए कदम कदम पर कानूनी पहरा है, उस देश के सुप्रीम नेता दुनिया के मुस्लिमों को नसीहत दे रहे हैं, भारत विरोधी दुष्प्रचार कर रहे हैं। यह वही ईरान है जिसका एक और इस्लामिक मुल्क पाकिस्तान से लगातार झगड़ा चलता रहता है, क्रॉस बॉर्डर फायरिंग होती है, बम गिरते हैं। यह वही ईरान है जो एक और एक्सट्रीमिस्ट आईएसआईएस के निशाने पर रहता है। यह वही ईरान है और वो हमें सीख दे रहा है। वैसे आज ईरान के सुप्रीम लीडर को उनके अपने देश के आक्रोश की तस्वीरें देखनी चाहिए और समझना चाहिए कि ईरान के मुस्लिमों में कितनी पीड़ा है। आपको 2 वर्ष पुरानी एक कहानी के जरिए से समझाते हैं। ईरान में कुर्द सुन्नी मुस्लिम महिला महसा अमीनी को सितंबर 2022 में सही तरीके से हिजाब न पहनने के कारण हिरासत में लिया गया। महसा अमीनी पर बेहिसाब जुल्म हुए थे। बाद में हिरासत में ही उनकी मौत हो गई थी। उनकी मौत के बाद पूरे ईरान में जमकर प्रदर्शन हुआ और इससे भी गंभीर बात, प्रदर्शन के दमन के लिए ईरान की पुलिस ने अत्याचार की सारी सीमाएं तोड़ दी। 30 सितंबर 2022 को सुरक्षा बलों ने 80 से ज्यादा लोगों को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। नमाज के बाद प्रदर्शन के लिए जमा हुई भीड़ पर गोलियां बरसाई गई थी, लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर को इस अत्याचार की चिंता नहीं है, बल्कि उन्हें भारतीय मुस्लिमों का दर्द दिख रहा है, जिसका सच्चाई से कोई वास्ता नहीं। ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनी के बयान के बाद शोध के दौरान और भी ऐसी जानकारी मिली है जिसके बारे में आज पूरी दुनिया को जानना चाहिए, विशेष तौर पर उन लोगों को जो बार बार भारत में मुस्लिमों का नाम लेकर अपना एजेंडा चलाते हैं, बार बार मुस्लिम मानवाधिकार के नाम पर दुष्प्रचार वाला दुस्साहस करते हैं। भारत में 3 ईरान के बराबर मुस्लिम आबादी रहती है। मतलब यह कि जितने मुस्लिम ईरान में रहते हैं उससे 3 गुना ज्यादा मुस्लिम भारत में रह रहे हैं। और नोट करने वाली बात यह है कि उनके लिए यहां कोई भी कानूनी पहरा नहीं है, उनकी धार्मिक स्वतंत्रता पर कोई सरकारी पाबंदी नहीं है। वो इस देश में पूरी स्वतंत्रता के साथ रह सकते हैं, अपने अधिकारों की बात कर सकते हैं, सत्ता और राजकाज के खिलाफ अपनी असहमतियों को जाहिर कर सकते हैं। इसमें कोई रोक टोक नहीं है। ऐसे में गाजा की परिस्थितियों से तुलना किसी से हजम नहीं।
तरह का विरोधाभास सामने आता है। सरकारी तौर पर तो ईरान की सरकार भारत के साथ मधुर संबंध चाहती है, लेकिन धार्मिक तौर पर वो इस लालच से का बोझ नहीं उठा पाते कि वो भारत में शियाओं को ख़ास तौर पर और मुसलमानों को आम तौर पर अपनी तरफ आकृष्ट करें। इसके और भी आयाम हो सकते हैं। पहली बात तो ये कि भारत के इजराइल के साथ घनिष्ठ संबंध हैं। इजराइल के से जो हथियारों का निर्यात होता है उसमें सबसे बड़ा ग्राहक भारत बन गया है। दूसरी ओर भारत के प्रगाढ़ संबंध खाड़ी के सुन्नी अरब देशों के साथ भी हैं, जो कि ईरान के साथ एक तरह से प्रतिस्पर्धा में शामिल हैं। वैसे ईरान मूल रूप से भारत का मित्र देश रहा है। तमाम मौकों पर ईरान भारत के साथ खड़ा रहा है और भारत ने भी हर मौके पर दोस्ती निभाई है। भारत और ईरान के आर्थिक और वाणिज्यिक संबंध भी पुराने हैं। ईरानी कच्चे तेल का भारत बड़ा खरीदार रहा है। वर्ष 2009-10 में भारत ईरान के कच्चे तेल का तीसरा सबसे बड़ा बाजार था। भारत की ओर से ईरान को चावल, मशीनरी और उपकरण निर्यात किए जाते हैं। ये संबंध सिर्फ इतना ही नहीं है। इसी वर्ष भारत और ईरान ने 13 मई को चाबहार बंदरगाह के प्रबंधन के लिए एक समझौते पर दस्तखत किए। चाबहार बंदरगाह पर भारी मालवाहक जहाज आसानी से आ जा सकेंगे। इससे भारत, ईरान, अफगानिस्तान और यूरेशिया आपस में जुड़ेंगे। चाबहार के लिए हुए समझौते को चीन के BRI यानी बेल्ट रोड इनिशिएटिव का जवाब माना जा रहा है। यहां तक कि भारत और ईरान के बीच चाबहार वाली दोस्ती से अमेरिका भी तनाव में आ गया है। तो प्रश्न यही है कि आज ईरान के सुप्रीम लीडर इस तरह की भाषा क्यों बोल रहे हैं? क्या यह कूटनीति के लिहाज से चिंताजनक नहीं है? ईरान ही नहीं, बांग्लादेश का कूटनीतिक मिजाज भी बिगड़ा हुआ है। यह ध्यान रखना होगा कि पड़ोसियों और मित्र देशों के साथ बदलते समीकरण कहीं भविष्य में नुकसानदेह साबित ना हो। वैसे राजनीति की तरह कूटनीति में भी न परमानेंट दोस्ती होती है, न परमानेंट असहमति होती है, न नाराजगी होती है, न दुश्मनी होती है। लेकिन सवाल है खमेनी की इस पोस्ट की टाइमिंग का। क्या इसकी वजह यह है कि भारत और सऊदी अरब में नजदीकी बहुत ज्यादा बढ़ रही है? क्या इस बात से उनको चिंता? खैर, ईरान के मुस्लिम एजेंडे वाले इंजन को मोदी सरकार ने फेल कर दिया, पूरी हवा निकाल